नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे ईवीएम पर सुप्रीम फैसले की। दरअसल बहुत दिनों से ईवीएम का जो भूत है वो सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। कोई कहता था कि ये गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ी होती, कोई बात करते थे कि मशीन ही खराब है, ठप्पे पर दोबारा वोट होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम का जो वीवीपैट है उसकी गिनती करना संभव नहीं है, क्योंकि याचिका में कहा गया था कि जितने वोट डलते हैं उसकी वीवीपैट की गिनती की जाए। कोर्ट का कहना है कि ये व्यावहारिक नहीं है। इसके साथ साथ जो बात हुई थी कि किस तरह से बैलेट पेपर पर चुनाव हो, ये भी याचिका खारिज हो गई है। वीवीपैट की पर्चियों के 100% 100% वेरिफिकेशन को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। लेकिन इसके बीच में बड़ा एक फैसला ये आया है कि अगर किसी को शिकायत होगी तो उस संबंधित ईवीएम मशीन की जांच की जाएगी। इसका मतलब कि अब कोर्ट के जरिए ईवीएम मशीन की जांच का रास्ता खुल गया है। एक बात तो साफ है, जो भारतीय लोकतंत्र और जो शिकायत करते थे ईवीएम मशीन को लेकर, उनके लिए सुखद है। दूसरी बात यह कि क्या ये जो मामला है इससे नतीजे बदलेंगे, तो नतीजे बदलने की संभावना इसलिए कम दिखती है क्योंकि कोर्ट का भी मानना है कि मशीन तो ठीक है, लेकिन जहां आपको लगता है कि गड़बड़ी है उसकी हम जांच कराएंगे। आज इसी पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक रास्ता खोलता है मशीनों की जांच का, लेकिन वो एक रास्ता बंद भी करता है कि वीवीपैट की 100% वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ये सब किया जाएगा तो फिर परिणाम आने में घंटों क्या हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि पहले तो उनकी गिनती होगी और गिनती उतनी होगी जितने मतपत्र डले हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला बहुत क्लियर है और कम से कम जो ईवीएम की तरफदारी करते थे उनके लिए खुशी की बात है, और जो ईवीएम के विरोध में थे उनके लिए भी खुशी की बात है कि वो चाहें तो 5% मशीनों की जांच करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि हम 100% मशीनों की जांच कराएंगे, तो ये संभव नहीं है। इस पर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले हम सुनेंगे कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री को। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सिस्टम है इलेक्शन का उस पर सवाल करने वालों के खिलाफ एक बड़ा फैसला दिया, और इसको उन्होंने कहा कि ये उनके मुंह पर तमाचा है। इस पर हम बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन पर सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। दरअसल दो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक ग्रामीण परिवेश के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर नजर रखने वाले रमेश सिंह जी, और राठी जी सड़क से लेकर संसद तक के मुद्दों पर बात भी करते हैं और मौका आने पर अदालत में उनकी शिकायतें भी करते हैं। इसलिए हम दो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हैं, और हमारे साथ तीसरे हमारे पत्रकार साथी जुड़ेंगे स्काइप पर। जयंत तोमर जी उनसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत, रमेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रमेश सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ भैया, सुन रहा हूँ। दरअसल
ईवीएम पर जो फैसला आया है, प्रधानमंत्री का अंदाज बताता है कि वो उसको एक तरह से अपने पक्ष में मान रहे हैं, लेकिन सारी बातें एक जैसी नहीं हैं। हमारा मानना है कि इस फैसले के जरिए ईवीएम मशीन पर जो सवाल खड़े करेगा, भले ही सारी मशीनों की नहीं, लेकिन 5% मशीनों की आप जांच करा सकते हैं। तो एक जो शिकायत करने वाले थे उनके लिए रास्ता खुला है जांच कराने का। बीजेपी के लिहाज से वो ये कि अगर आप सिस्टम को बदलकर ईवीएम के बजाय आप पुराने सिस्टम पर आते थे, ठप्पा मारकर वोट लेने वाले, उस सिस्टम को खारिज किया, उस याचिका को अदालत ने खारिज किया, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो दो चीजें हैं, इस पर बीजेपी अपनी पीठ ठोक सकती है और शिकायत करने वाले इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि अगर हम शिकायत करेंगे तो पूरी ना सही 5% मशीनों की जांच तो हम करा ही सकते हैं। इस पर आपकी राय कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला है ईवीएम को लेकर, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, रमेश जी? इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर चुका है और वो भी बिना आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही रमेश जी। हेलो, हाँ बोलिए, अब ठीक आ रही है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे खारिज की। चलिए मैं लौटता हूँ, आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में दिक्कत है। आप चूंकि देहात में हैं, अगर ऐसी जगह खड़े जहाँ उसके सिग्नल नहीं मिलते मोबाइल के, थोड़ा सा जगह बदलेंगे तो शायद बातचीत हो पाए। राठी जी, ये जो सारा मामला है, ये चुनाव को, लोकतंत्र को और चुनाव के प्रोसेस को किस दिशा की तरफ ले जा रहा है? एक बात तो क्लियर होगी कि इलेक्शन तो ईवीएम से ही होंगे। दूसरी बात भी साफ होगी कि 100% वीवीपैट की आप जांच नहीं करा सकते, गिनती नहीं करा सकते, लेकिन कुछ जहां जिन पर आपको शक है वहां जरूर आप ये काम कर सकते हैं। तो एक तरह से सबको संतोष मिला है और ऐसा रास्ता निकला जो संदेह को खत्म करने का रास्ता बताता है और सिस्टम को बनाए रखने का रास्ता भी बताता है कि जो सिस्टम हमने फॉलो किया है उसको हम बनाए रखते हैं ईवीएम मशीन का। आपकी राय? देखिए, मुझे लगता है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसमें 2 बिंदु जो आपने कहा, उसके अलावा एक तीसरा बिंदु भी है जो एक क्या कहना चाहिए, एक सलाह के तौर पे है। उसमें उनने अभी भी गुंजाइश रखी है और ये कहा है चुनाव आयोग से कि आप कोशिश करिए, अगर हम वीवीपैट की गिनती किसी जो कोडिंग द्वारा, जो बारकोड होता है उसके द्वारा कर सकते हैं, कि इसकी संभावना की तलाशने की बात कही है जी। इसके अलावा जो 2 मुख्य बिंदु जिसमें फैसला है, तो उसमें एक तो ये है कि जो बहुत सारी चीज़ें थी जो आम नागरिक तक उस पर जो सवाल उठाते थे, तो आदमी को कई बार सवाल वालों पे भी अच्छा लगता था सुनना। तो मुझे लगता है वो जो एक डाउटफुल जहाँ जहाँ उसमें तथ्य पाए थे, तो एक सिंबल लोडिंग मशीन होती है जो उस वीवीपैट पे सिंबल लोड करती है। वो 15 दिन पहले वो प्रोसेस की जाती थी, तो उसके लिए एक लैपटॉप या कंप्यूटर से उसको कनेक्ट किया जाता था। तो ये डाउट रखा गया कि साहब ये चूंकि कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो उनने उस चीज़ को भी डाउट क्लियर करने के लिए, मतलब लोकतंत्र पे और इलेक्शन प्रोसेस पे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भरोसा आम आदमी का बढ़ेगा। इसमें फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान को मैं किसी भी नज़र से नहीं देखता हूँ, ना मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव है। इसमें एक आम आदमी को जो वोट दे रहा है, जो उसका अधिकार है, उसका भरोसा बढ़ना चाहिए। वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। तो अब वो जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो भी 45 दिन के लिए इसके साथ ही लॉक में रहेगा। तो इससे ये होगा कि एक जो हाँ क्वेश्चन मार्क था, एक मन में संशय थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी लॉक एंड की में करा दिया। तो एक संशय जो भी लोगों ने सवाल उठाया उस पर मेरे लगता है मुझे कि कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा, 5% का तो मिलान होता ही था, तो 5% का उन्होंने कहा कि अगर कैंडिडेट जो भी दूसरे और तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसके अलावा ऐसा नहीं कि कोई निर्दलीय जिसको 10 ही वोट मिले वो भी डिमांड कर सकता है। दूसरे या तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आएगा, अगर उसको किसी मशीन पे डाउट है तो वो इलेक्शन वहाँ अप्लाई करेगा। 7 दिन के अंदर उसे अप्लाई करना है। उस 7 दिन की एप्लीकेशन में कलेक्टर को निर्णय लेना है। कंपनी के बंदे आएंगे, उस जो मेमोरी चिप है उसको चेक करेंगे कि वो टेम्पर तो नहीं हुई है, और वो भी मात्र 5% मशीनों का, जिसपे उस कैंडिडेट को जो
दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं उनको डाउट हो तो, और उसका जो भी खर्चा आएगा वो उनको देना है, और अगर मशीन गलत पाई जाती तो खर्चा इलेक्शन कमीशन देगा। ये दो मुख्य बिंदु हैं आदेश के, जो फाइनल अंतिम आदेश है उसके ये दो मुख्य बिंदु हैं। और एक सलाह जो मैंने आपको बताया, तो मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस चुनाव के दौर में जनता के बीच न्यायालय का, लोकतंत्र का, इलेक्शन कमीशन का, वीवीपैट का, और उसमें अगर कोई मन में संभावना किसी के लगती थी तो उस संभावना को भी समाप्त करते हुए फैसला दिया, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र पे और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। कम से कम एक बात तो साफ हुई कि अब चुनाव के बाद नतीजों को लेकर कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें ईवीएम को लेकर खेल हुआ है, क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसके रास्ते खोल दिए। अब बहुत सारी पार्टियां जो पराजित होती थी उनकी शिकायतें दूर हो गई है। रमेश जी से हमारा संपर्क ठीक से जुड़ गया है। रमेश जी, पूरी प्रक्रिया को लेकर, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर आपकी राय? राघवन जी, अब मेरी आवाज आ रही क्लियर? हाँ, अब आपकी ठीक आवाज आ रही। राघवन जी, इसके पहले, इस याचिका के पहले कम से कम 50 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, जो बिना किसी भौतिक या तकनीकी सबूत के आधार पर सिर्फ मनगढ़ंत परिकल्पनाओं के आधार पर पेश की गई थी। इस याचिका को भी खारिज करते, और हालांकि इसको एक सुप्रीम कोर्ट एक आदेश, एक फैसला देते हुए खारिज किया है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया था कि एक एजेंडे के तहत ये याचिकाएं दाखिल की जा रही है। देश में ईवीएम को बदनाम करने के लिए, एक सिस्टम को बदनाम करने की एक कोशिश है। तो सुप्रीम कोर्ट की शायद मंशा ये रही है कि इस बार इस याचिका को स्वीकार करके और इसके विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करके पूरा मौका दिया जाए याचिकाकर्ताओं को अपने तथ्य पेश करने का, इलेक्शन कमीशन के जवाब लिए जाए, और इसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड फैसला देते हुए इसे खारिज किया जाए, ताकि भविष्य में कोई दोबारा फिर इस तरह के एजेंडे के तहत बदनाम करने की नीयत से ईवीएम को हैक करने की बात कह के कोई याचिकाएं दाखिल ना करे। और ये मतलब एक अंतिम तौर पे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, और ये अब ईवीएम पे जो सवाल उठाते हैं उनको एक मैसेज है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने इस फैसले में कुछ महत्वपूर्ण बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर संभव मोर्चे पर भारत की प्रगति को बदनाम करने, कम करने और उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी किसी भी कोशिश को शुरू में ही रोकना होगा। उन्होंने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पेपर बैलेट सिस्टम पर लौटने का सवाल ही नहीं उठता और ना ही उठ सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी संवैधानिक अदालत इस तरह की कोशिशों को तब तक सफल नहीं होने देगी जब तक मामले में अदालत की अपनी राय देने का अधिकार है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने इस बार, ये जो हर चुनाव के बाद ये एक बवंडर खड़ा हो जाता था, जो हार गया वो ईवीएम को गाली देने लगा, जो जीत गया, अगर वो ही पार्टी किसी दूसरे प्रांत में जीत जाए तो उनके मुंह में दही जम जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है कि अब इस पर किसी भी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, उनने कुछ और भी बातें कही, जैसे ईवीएम अगर हैक होती तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है डाटा सोर्स जो होता है, अगर वो सार्वजनिक हो जाए तो उसको टेम्पर करने की कोशिश कोई कर सकता है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट आदेश दिया कि इस डाटा सोर्स को गोपनीय रखा जाए, इसे सार्वजनिक ना किया जाए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने एक बात, जो कि अक्सर जो ईवीएम हैक करने के जो तर्क देते हैं लोग, उनके पास सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन वो एक तर्क देते हैं कि विदेशों में किसी भी देश में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, कहीं भी ईवीएम नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा कि जनसंख्या, जो मतदाता है भारत का, वो 90 करोड़ है, फ्रांस का 4 करोड़ है, और अमेरिका या दूसरे देशों के भी कुछ करोड़ में है। तो वहां की जो परिस्थितियां हैं उनको यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक तर्क अक्सर दिया जाता है कि फ्रांस में तो अदालत ने इसे बैन किया था, जबकि तथ्य ये है कि फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जब तक कानूनी तौर पर ईवीएम को वैलिड ना किया जाए, यानी कानून के द्वारा ईवीएम इलेक्शन जब तक नहीं किए जाए तब तक इसको आप यूज नहीं किया जा सकता। अपने भारत में भी एक बार हो चुका है, केरल में एक बार इलेक्शन हुए थे,
ईवीएम से, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा इलेक्शन इसलिए रद्द कर दिया था कि कानूनी प्रावधान ईवीएम का नहीं था। पर बाद में सरकार ने कानून में संशोधन करके और उस ईवीएम को इंडक्ट किया था, और इसके बाद अब ईवीएम का अपने यहाँ चुनाव होते हैं। बिल्कुल अच्छा, रमेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात की है कि भविष्य में इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए कि जो वीवीपैट की पर्ची है उसमें बारकोड हो और मशीन के द्वारा काउंटिंग हो, ताकि उसमें पारदर्शिता रहे और घोटाले और जो काउंटिंग में जो गड़बड़ियां होती है उसकी संभावना कम से कम हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ईवीएम के मामले में फाइनल फैसला है, और अब इस पर किसी के, क्योंकि जिन जिन तथ्यों और जिन जिन तर्कों के आधार पे, मनगढ़ंत तर्कों के आधार पे ईवीएम पे दोष लगाए जाते थे, रमेश जी, उनका इलेक्शन कमीशन से अब जवाब ये लेकर मान लिया जाए, निराकरण कर दिया। क्या ये मान सकते हैं कि अब ईवीएम को लेकर कोई याचिका नहीं होगी या शिकायत करने वाले संतुष्ट हो जाएंगे? कल के दिन कोई वो नया पैच लेकर आ सकते, कोई नई शिकायत लेकर आ सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि अभी इतने जल्दी ईवीएम को लेकर शिकायत करने वाले संतुष्ट हो जाएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से जो कुछ बेहतर हो सकता था उन्होंने फैसला दिया, लेकिन जो संतुष्ट नहीं होते उनके लिए असंतोष के बहुत से कारण हो सकते हैं। आने वाले दिनों में कई बार हमको पता चलेगा कि अब इन मुद्दों को छोड़कर किसी और मुद्दे पर याचिका हुई है, तो वो सब चीज़ें हमें लगता है कि चुनाव के नतीजों के बाद जो टीम होगी वो उसमें से भी कुछ पॉइंट ढूंढेगी, क्योंकि संतुष्ट होने वाले भी लोग हैं और असंतुष्ट रहने वाले भी हैं। तो असंतुष्ट रहने वाला वर्ग राठी जी जरूर कुछ ना कुछ इसमें से निकालेगा। ये आप और हम कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मामला अभी यहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगने वाला। दूसरी बात हम जो करना चाह रहे थे वो ये कि क्या चुनाव के खर्च पर भी कभी कोई इस तरह के फैसले आ सकते हैं कोर्ट की तरफ से कि जिस तरह से बेतहाशा पैसे खर्च होते हैं, इसमें काले धन का भी इस्तेमाल होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी, उसके बाद अब सरकार ने कहा है कि वो नए सिरे से इस पर व्यवस्था लेकर आएगी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। लेकिन कुछ ना कुछ खर्च को लेकर भी बात हुई, क्योंकि पिछले दिनों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि एक देश और एक चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी वकालत करते हैं। उनकी पूरी पार्टी कहती है कि देश में एक साथ सारे चुनाव होने चाहिए और इससे बहुत सारे फायदे हैं। जबकि असंतुष्ट रहने वाले लोगों ने इसको भी कहा था कि ये लोकतंत्र पर एक तरह से हमला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि मामला ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, अब हम उसके आगे की बात कर रहे हैं वो ये कि क्या एक देश एक चुनाव होने चाहिए। और खर्च के मामले में अंधा खर्च होता है। हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव में कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लोकसभा में तो उससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो चुनावी खर्चा दिया जाता है वो बड़ा मामूली सा होता है। सारे खर्चे आयोग की जो सीमा उसके भीतर बताए जाते हैं, जबकि सबको पता है कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है। आपकी इस पर भी कोई अगर राय हो तो राठी जी ज़रूर कुछ बताएं। नहीं, खर्च में ज़रूर आगे भी, चूँकि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे खर्च भी बढ़ता जाएगा, तो मुझे लगता है खर्च में इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए, और कुछ ऐसा निर्णय हो कि खर्चा इलेक्शन कमीशन उठा ले, कैंडिडेट ना करे, उससे कोई डिपॉजिट ले ले, तो मुझे लगता है थोड़ा आसान होगा। और भी बेहतर तरीके, विद्वान हैं हमारे देश में काफ़ी, और संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए जो कानून सम्मत होंगे वो निर्णय लेना ही चाहिए। दूसरा, अपने वन नेशन वन इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें बड़ा कानून में किस ढंग से बदलाव होगा, हो सकता है तो वो बदलाव की, चूँकि कमेटी ने रिपोर्ट दी है, तो जब वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, पढ़ने में आएगी, उसके बाद ही उस पर कमेंट करना बेहतर होगा, क्योंकि उस पर क्या रिपोर्ट तो अपनी जगह है। हमारी सारी चर्चा रिपोर्ट पर कमेंट के लिए नहीं होती है। क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि देश में चुनाव तो पहले एक ही साथ होते थे सारे। आज़ादी के बाद जब चुनाव शुरू हुए थे तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो एक साथ होता था। ये तो जब बीच में राज्य सरकारें भंग कर दी गई, कहीं सरकारें बर्खास्त हो गई, तब ये सिस्टम पटरी से उतरा। नहीं तो पहले तो एक ही सिस्टम था, दोनों चुनाव एक साथ होते थे। तो सर वो अभी भी तो आगे भी यही होगा ना। अगर कानून में बदलाव नहीं होगा, कोई राज्य सरकार को हटाना पड़ा या हट गई या अल्पमत में आ गई, तो क्या फिर वो अगर साल भर बाद आ गई तो क्या 4 साल अब अगले चुनाव नहीं कराएंगे? तो उसके लिए वो क्या कानून में क्या रिकमेंडेशंस आई हैं? क्योंकि मेरा तो मत ये है कि अब जो सिस्टम जैसा चल रहा है, व्यक्तिगत मत ये है कि सिस्टम अलग अलग इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, होता रहे तो भी ठीक है। इससे कहीं ना कहीं नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है सर, सरकारों पे दबाव बना रहता है, कुछ ना कुछ
कभी कोई जीत रहा है, कहीं कोई जीत रहा है, तो उससे अगला परफॉर्मेंस अपना बढ़ाने का। सरकार का दबाव ठीक है या चुनाव को लेकर बेतहाशा खर्च को रोकना ठीक है? सरकार तो दबाव में रहेगी, जब काम नहीं करी तो अगले चुनाव में हार जाएगी। नहीं सर, एक बार में ये होगा कि जो आ गया वो पूरे 5 साल राज करेगा। अभी क्या है, परफॉर्मेंस बढ़ाने का मौका मिलता है। ये तो सिस्टम है 5 साल का। नहीं, 5 साल का सिस्टम है, लेकिन मेरा कहना है इसमें बीच बीच में मौका मिलता है, तो कोई गलती कर रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छी करने अगर लगता ये है। होता तो फिर संविधान में इस बात की व्यवस्था होती कि हम चुनाव 5 साल में 5 चुनाव कराएंगे। तो चूंकि वो है नहीं, हम तो उस खराबी में अच्छा ही ढूंढ रहे हैं कि इससे दबाव बनता, लेकिन ये देश के हित में नहीं है कि 5 साल में 10 चुनाव हो जाए, नगर निगम के चुनाव हो जाए, ग्राम पंचायत के चुनाव हो जाए, फिर उसके बाद विधानसभा के हो जाए, फिर लोकसभा के हो जाए, तो विकास की गति घट जाती, क्योंकि चुनाव के चलते विकास का रुक जाते कि अब इलेक्शन है, और इलेक्शन कम से कम 2 महीने चलता है। एक बार गाड़ी की स्पीड घटती है तो उसको फिर मेंटेन करने में टाइम लग जाता है। 6 महीने 8 महीने के बाद चीज़ें गति पकड़ती है। सरकारी ढर्रा बड़ा खतरनाक होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन देश में रमेश जी, एक देश और एक चुनाव की बात भी हमें लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जैसा कि इस पर कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी जिसे कहते हैं कि रिकमेंडेशन सरकार को दे दी है। हमें लगता है कि जो बातें हो रही है उसके हिसाब से एक देश और एक चुनाव का मसला भी नई सरकार जल्दी से हल करेगी। आपका क्या सोचना है? चुनाव के खर्च, बहुत काला धन खर्च होता है। अभी जो मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि पिछले चुनाव में 2019 में लगभग 80-90 लाख करोड़ के आसपास पैसा खर्च हुआ था, और इस बार वो 1 करोड़ से ऊपर निकल गया। 1 करोड़ कुछ लाख इस बार खर्च होने आ रहा है। ये 5 साल का फ़र्क है। तो खर्च सरकार का बहुत ज़्यादा है। हम उम्मीदवारों के खर्च को तो जोड़ ही नहीं रहे, अगर उस सबको काउंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होता है। आपकी राय, क्या इलेक्शन का पैसा, खर्च, चुनाव का पैसा सरकार करे, प्रत्याशी तो सिर्फ अपना नामांकन पत्र जमा करे और लोगों से बातें करे? आपकी राय? राघव जी, सरकार चुनाव का खर्च वहन करे तो ये राजनीतिक पार्टियां स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का इस चुनाव में बहुत खर्च होता है और सरकारी स्तर पे इतना खर्च हो नहीं पाएगा। इसकी एक वजह ये भी है कि अगर ये बहुत ज्यादा पैसा राजनीतिक दलों को देंगे, राजनीतिक पार्टियों का धंधा भी चुनाव लड़ना। अगर चुनाव में खर्च बंद हो जाएगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जी हाँ जी, तो इसमें जो राजनीतिक दल है वो ये व्यवस्था कर सकते। देखिए, पहले जो चंदा आता था उसमें बहुत काला धन आता था। भले ही आप इलेक्शन बॉन्ड की सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया हो, लेकिन इसमें फिर एक पारदर्शिता थी, पिछली व्यवस्था से ज्यादा बेहतर था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, तो नई, अब जो सरकार इस पर नई व्यवस्था करेगी उसमें ज्यादा पारदर्शिता होगी और शायद सुप्रीम कोर्ट का दखल उसमें और बढ़ जाएगा। तो ये व्यवस्था, मुझे उम्मीद है कि अब अगली व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर होगी। अब आते एक इलेक्शन और इस देश में, तो राघवेंद्र जी, हम 70 साल से देख रहे हैं लोकतंत्र है देश में और 70 साल से चुनाव हो रहे हैं। इस 70 साल में हमने बहुत सारे लूप होल्स देखे हैं। मतलब एक चुनाव, पूरा देश चुनाव, क्योंकि 1.5 अरब की जनसंख्या है, 27-28 राज्य है, इसके बाद केंद्र के चुनाव, राज्य के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायत चुनाव, ये दुनिया भर के चुनाव है। तो पूरा देश पूरे 5 साल तक चुनावी मोड में रहता, पूरा प्रशासन हलाकान रहता, पूरा प्रशासन उसमें व्यस्त रहता, सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता। और सबसे बड़ी बात यह है, एक राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती। तो एक चुनाव एक देश, ये सरकार इसके बाद ये व्यवस्था लाएगी। कम से कम लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होनी चाहिए। अब जैसे विधानसभाएं भंग हो जाती है या कोई मर जाता है तो उसकी व्यवस्था सरकार अब नए परिप्रेक्ष्य में, पहले तो अलग व्यवस्था थी कि, लेकिन अब ये नई व्यवस्था में सरकार का इरादा ये है कि अगर मान लीजिए कोई विधानसभा 2 साल के बाद भंग हो गई तो उसका नया चुनाव 3 साल के लिए हो। तो अभी तो वो प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। लेकिन मैं राठी जी इस पर कहूँगा कि जो 2019 का चुनाव हुआ था भारत का, उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये 19 की बात कर रहे हैं। और 5 साल बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें जो अनुमानित सरकारी खर्च की बात कर रहा हूँ मैं, वो आंकड़ा करीब है 1,34,000 करोड़ का। ये फिगर लगभग दुगने से ज़्यादा हो गया है। तो ये तो सरकार का पैसा है, और जो प्रत्याशी खर्च करते हैं, पार्टियां खर्च करती है, आप सोचिए कि वो कितना खर्च बढ़ गया होगा। तो ज़रूर इसमें काला धन को रोकने के लिए, फिजूल खर्ची बंद करने के लिए, अगर ये सिस्टम आता है कि जो आपने कहा था कि अगर आयोग खुद इसकी तैयारी कर ले, पैसा खर्च करे
और सिर्फ प्रत्याशी फॉर्म भरे तो हमें लगता है कि ये जो काला धन है इस पर भी कुछ रोक रहेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पैसे आते हैं उसमें भी मेरे ख्याल से कमी हो जाएगी और एक साफ सुथरा इलेक्शन होने का प्रोसेस देश में शुरू हो जाएगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आज के सोशल मीडिया और इतने सारे चैनल्स और मीडिया और उसके बाद मुझे लगता है कि भाई अपना अपना प्रचार टीवी के माध्यम से हो जाए और उसका पूरा स्लॉट बुक हो और सबको अपना अपना समय दे, अपनी अपनी बात रखे, मुद्दे की बात रखे। और वो देखिए आप इस बार के चुनाव में एक चीज़ दिख रहा है मुझे अभी तक में कि वो जो जोश और पहले चुनाव में होता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बिल्कुल, इस पर हम और कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक लाइन में इसमें जोड़ूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार, जो आने वाली सरकार है मोदी की या बीजेपी की या किसी की, वो इस पर चर्चा करेगी कि मतदान अनिवार्य हो जाए और उसके लिए ई वोटिंग भी शुरू हो सकती है, ताकि लोगों को घर से निकलकर मतदान केंद्र तक ना आना पड़े। जो आ सकते हैं वो आ जाएं, जो ना आ सकते हो वो अपने घर से वोट डालें। इस तरह का कोई सिस्टम जरूर आएगा ताकि मतदान बढ़े और देश में लोगों की भागीदारी बढ़े सरकार बनाने में। दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका बहुत साधुवाद और रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाखबर की चर्चा में हिस्सा लिया। तो आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।